शॉर्ट में जिसे कहते हैं HGP। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, पढ़ने में मजा आने वाला है। क्या है ये? द साइंटिफिक प्रोजेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेस सीक्वेंसेस। द साइंटिफिक साइंटिक लिख गया। प्रोजेक्ट which deals with the study of base sequences of DNA molecule of complete set of chromosome is called as human genome project। समझे? तो इसको जो स्टडी किया जाता है, एक नई साइंस की स्ट्रीम और हेल्प करती है जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हम जानते हैं द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइज इन इट्स डीएनए सीक्वेंस, एंड इफ एनी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर देन देयर शुड बी differences in their DNA, at least at some places। कहीं ना कहीं पे कोई अंतर होता होगा। These assumptions led to the idea of determining the complete DNA sequence of human genome and consequently of human genome project। इस आइडिया ने इसको शुरू करवाया कि भाई ये दो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे। अगला पॉइंट, HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology called as bioinformatics।
कल इसकी बहुत सारी डिटेल मैं देने जा रहा हूँ, एबसेंट मत रहना। एंड वॉज कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट। बड़ा प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। अगला पॉइंट जानिए। ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, HGP started in 1990. HGP was highly ambitious project and completed in 13 years. तो कौन सी सन में पूरा हुआ होगा, कौन सी ईयर में? In 2003 got completed. Clear? साथ में एक खास बात और स्टार पॉइंट की यहां लिख रहा हूं, इसके अंदर हमें सारे क्रोमोसोम स्टडी करने हैं। तो लास्ट क्रोमोसोम was sequenced in May 2006, जबकि 3 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। इस प्रोजेक्ट को करने में मेन पार्टनर कौन कौन थे? मेन पार्टनर्स, यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट था, यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट, और कौन था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इसमें शामिल था। पार्टनर्स के नाम भी पूछने को आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखने हैं ये वाले। ये तो अमेरिका के हो गए, ठीक है। और कौन था? वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके था, वेलकम, WELLCOME, ट्रस्ट ऑफ यूके। यूके मतलब इंग्लैंड, मेजर पार्टनर हो गया बाद में। एडिशनली जो अदर कंट्रीब्यूटर्स थे, अदर कंट्रीब्यूटर, जापान, जर्मनी, फ्रांस,
चाइना, एटसेट्रा। मैंने इंडिया का नाम नहीं लिखा। मैंने इंडिया का नाम इसमें क्यों नहीं लिखा, वो क्यों मेन कंट्रीब्यूटर नहीं हुआ, कल मैं इस चीज की आपको जानकारी दूंगा। आगे की बात मैं बता रहा हूं। इट इज द क्विक मेथड of isolating, cloning, and determining sequences पूरी डीएनए की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए क्विक मेथड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कितने बेस पेयर का करना है? 3 × 10⁻⁹ ठीक है। हाँ जी। तो आपकी बुक में तो बहुत ज्यादा है, आपको इतना ज्यादा ना लिखने की बजाय थोड़ा मैं शॉर्ट शॉर्ट सा करूंगा, उतने में ही काम चल रहा है। डिटरमाइनिंग द सीक्वेंसेस। तो बच्चों, cost of sequencing a single base pair, a single base pair कितनी? अप्रॉक्स US डॉलर 3, इतनी थी ना? Therefore टोटल का अगर लगाएं तो therefore $3 into 3 into 10⁻⁹ बेस पेयर इतने ही होते हैं ना, इक्वल टू 9 बिलियन US डॉलर needed. That's why HGP is called as मेगा प्रोजेक्ट। समझ में आ गया मेगा प्रोजेक्ट क्यों कह देते हैं HGP? इतना रुपया खर्चा होगा। तो बच्चों, जब ये तैयार किया जाएगा सारा का सारा, बड़ी सारी बुकें लिखी जाएंगी इस पे। समझे? और 3,000
300 किताबें तैयार की जाएंगी। कितने कितने पेज की, कितनी कितनी, ये मैं सारी बात आपको बता चुका हूं। ये वाला नोट वर्दी है, देखिए। इफ डेटा obtained recorded is recorded, लिख दो, recorded in 1000 pages of a book, 1000 पेज में लिखा जाए, with each page with each page 1000 letters, word नहीं letters, comma, then 3300 such books shall be needed, की जरूरत पड़ेगी। इसलिए है मेगा प्रोजेक्ट। If the obtained sequences were to be stored in typed form in the books, and if each page of the book contained 1000 letters, and each book contained 1000 pages, then 3300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell। ठीक है, सिर्फ एक सेल से shall be needed to store the information of DNA sequence from a single human cell। सिर्फ एक सेल। बहुत ज्यादा डाटा हो गया। फिर क्या करें जब इतना डाटा हो गया? तो कुछ ऐसा रास्ता ढूंढा जाए कि इनको ढंग से लिखा जा सके। दैट इज a lot of data, lot of data, therefore need to have very fast computational devices, therefore there was a need to have very fast computational devices that can record, analyze and retrieve data
इसकी जरूरत पड़ी। तो फिर क्या किया गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स लॉन्च हो गई, जैसा कि अभी बताया था, नई ब्रांच। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी where biological और जो इंफॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल डेटा और इंफॉर्मेशन is analyzed using computational devices is called, क्या कहा गया उसे, नई ब्रांच आई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब हमें इसके गोल्स पता होने चाहिए कि HGP के गोल्स क्या है। ये पूछे जाते हैं बहुत बार कि गोल बताओ भैया इसके। अगला हेडिंग, गोल ऐसे के ऐसे ही याद कर लें, गोल्स ऑफ HGP। पहला, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, अप्रोक्सीमेट कितने ह्यूमन डीएनए में, 20,000 से 25,000। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्स 20,000 से 25,000 genes in human DNA। ये सारे के सारे एनालाइज कर। दूसरा, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स, जो मैंने बताया था। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। जो क्या करते हैं, दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए, जिससे डीएनए बनता है। तीसरा गोल क्या रहा, इस सारे के सारे डेटा को स्टोर करो, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस। चौथी बात क्या थी, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। ये सब चाहिए।
एनालिसिस। और फिर जो टेक्नोलॉजी जो बन जाए इसे ट्रांसफर करना है अदर सेक्टर को, तभी तो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। कोई पागल थोड़ी है वैज्ञानिक, फ्री में नहीं कर रहे कुछ भी। ये सारी की सारी चीजें खोजते हैं, नई इलाज, नई बीमारी निकालते हैं, नए इलाज निकालते हैं, कंपनियों को बेच देते हैं, पहले बीमारी फिर इलाज। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। हमें इंडस्ट्रीज से क्या मतलब था बायोलॉजी में? भैया धंधा चलाना है। छठा, एलसी का ध्यान रखना है। एलसी की फुल फॉर्म किसी को याद हो तो? Ethical, legal, Ethical, legal, social issues. ठीक है, एड्रेस द एथिकल, एथिक्स का ध्यान रखा गया है कि नहीं, लीगल, कहीं कानून तो खिलाफ नहीं है, एंड सोशल, कहीं समाज तो बुरा नहीं मानेगा, इश्यूज जिसे कहते हैं एलसी, दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जो कि सामने खड़े हो सकते थे। ठीक है भैया, इन गोल्स का ध्यान रखा जाएगा। फायदा क्या होगा उसके बाद मेथडोलॉजीज बताऊंगा। तो बच्चों, इस सब को करने के लिए सारे लोग मिल गए, नोट डालेंगे और 2 पॉइंट लिखेंगे। नॉलेज ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशन in DNA can be used to diagnose and treat disorders। दूसरी बात, इस तरह से इनको यूज किया जा सकता है, इसको पता लगाने से ये फायदा होगा। यानी बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, learning about non-human organism, DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation। मेरा कहने का मतलब है ह्यूमन की जानकारी के साथ साथ नॉन ह्यूमन की भी सीक्वेंसिंग की जा सकती है, जिसको कि हम बायो रेमेडिएशन में बाद में यूज कर सकते हैं। जो दवाएं जो बनती हैं वो नॉन ह्यूमन से बहुत सारी बनती हैं, ह्यूमन से कौन सी बना लोगे? अगर पेनिसिलिन हो तो फंजाई से बनती है, एरेथ्रोमाइसिन भी फंजाई से बनती है। तो इनकी भी हमें सबकी नॉन ह्यूमन जीनोम के भी पता होना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर वगैरह अच्छा किया जा सके। इसलिए इसको मैं नोट में लिख रहा हूं। तो भैया, knowing DNA sequences
in non human genome. अगर पीएमटी में आ जाए तो ये भी बताया जा सकता है कि नॉन ह्यूमन जीनोम का किसका किया है, लाइक उनके नाम. बहुत सारे नाम आपके सामने आने वाले हैं. बैक्टीरिया, यीस्ट, सीनोरैबिडिटी एलिगेन. स्पेलिंग थोड़ी टफ सी लगेगी आपको, लगने दो. CAENO RHABDI TIS एलिगेंस. क्या है ये? फ्री लिविंग निमेटोड. ए फ्री लिविंग, जो बीमारी नहीं फैलाता. नॉन पैथोजेनिक निमेटोड. निमेटोड वर्म्स होते हैं. साथ में ड्रोसोफिला, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं. क्या होता है ड्रोसोफिला? फ्रूट फ्लाई. एंड सम plants like rice, चावल, and Arabidopsis. etc. इनका भी सीक्वेंस किया गया. कैन बी यूज्ड इन तीन चीजें बताई थी. बायो रेमेडिएशन, एग्रीकल्चर, एंड एनर्जी प्रोडक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पैरा था जो आपने देखा. ये नाम क्वेश्चन पेपर में किसी भी फॉर्म में लिखे आ सकते. आपको इनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए. अब इसकी मेथडोलॉजी क्या है? मेथड क्या है करने का? तो भैया इसके मेथडोलॉजी में टू अप्रोचेज हैं. पहला है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जिन्हें ESTs कहेंगे. दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, जो मैं अब आपको दोनों बताने जा रहा हूं. यहां तक का इतना तो समझ में आ गया होगा ना, ये नोटबोर्ड में मैंने जो कुछ लिखा है. यस सर. हाँ जी. जहां पे ना आए रिपीट मार दूंगा. अगले पे गौर करना है, मेथडोलॉजी पर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज methodologies of HGP. Of HGP. Two major approaches are involved.
two major approaches are involved. कौन कौन सी हैं अभी बता देते हैं. नाम तो मैंने भी बोला था. पहली है expressed sequence tags, जिसे हम कहते हैं ESTs. दूसरी है sequence annotation. ये दो हैं. दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले में ESTs में here the genes expresses themselves into RNA are identified, यानी कोडिंग रीजन सिर्फ पता लगाए जाते हैं. जो भी जीन आरएनए बनाती है, और आरएनए से प्रोटीन बनती है. जीन से जो आरएनए बनना है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. आरएनए से प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं. ये वाली बात तो जानते हो ना? Yes, So yes, sir. here the genes expresses themselves into RNA are identified. That is coding region only are identified or sequenced. दूसरे में इस अप्रोच को ब्लाइंड अप्रोच कहा जाता है. पहले सारे के सारे कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन्स को सीक्वेंस कर लेते हैं और फिर डिफरेंट रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनके फंक्शन के आधार पे. तो जब क्योंकि सारों को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये ब्लाइंड सीक्वेंस है, पता नहीं है किसका क्या निकलेगा. सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम. बात समझ में आ गई? सीक्वेंसिंग द होल सेट, पूरा का पूरा, ऑफ जीनोम. होल सेट दैट कंटेन, जिसमें दोनों चीजें हैं. ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड, और बाद में लेटर, assigning different region in sequence, अलग अलग कर दिया जाता है. later different regions were identified and their
function were assigned कि इसका ये काम है, इसीलिए ब्लाइंड अप्रोच कहलाती है। बात समझ में आ गई आपको? इतना बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ओके सर। तो कल हम इसको पूरा करने का मेथड बताएंगे, एक फ्लो चार्ट में पूरा खत्म हो जाएगा। मेथड क्या है इसका, कल मुलाकात होगी आपसे हमारी। अब आप जा सकते हैं।